हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट अनुनादी परिपथ। यस, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि अपन जानते हैं आरएलसी सीरीज परिपथ, तो इस परिपथ में क्या होगा, एक प्रतिरोध होगा, एक एल मतलब इंडक्टर होगा और एक दोस्तों कैपेसिटर होगा। ठीक है, एक आर होगा, एक एल होगा और एक कैपेसिटर होगा। अब देखो दोस्तों, ये इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्ससी। ये होगा आरएलसी सीरीज परिपथ। अब यही परिपथ जो है दोस्तों रेजोनेंट कब कहलाएगा, ध्यान से समझो इस चीज को। यही परिपथ रेजोनेंट तब कहलाता है यदि मान लो दोस्तों, यदि श्रेणी आरएलसी परिपथ में क्या हो जाए, XL बराबर XC हो। तो यदि XL बराबर XC हो जाए, इस कंडीशन को अच्छे से सीखो दोस्तों। XL बराबर XC हो जाए, XL इज इक्वल टू XC हो जाए, तो यह परिपथ रेजोनेंट परिपथ। कौन सा परिपथ? रेजोनेंट परिपथ तथा यह अवस्था रेजोनेंस अवस्था कहलाती है। अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेजोनेंस अवस्था। तो यह अवस्था जो है रेजोनेंस कहलाती है। अब देखो दोस्तों, इस अवस्था में क्या होगा, यदि मान लो, ध्यान से समझना, यदि XL बराबर XC हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, XL बराबर क्या होता है 2 पाई FL, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC। ये ऑलरेडी अपन जानते हैं। ठीक है, यहां से देखो, यदि F को मैं इस साइड ले आता हूं, F तो ये हो जाएगा F गुणा F इज इक्वल टू 1/2 पाई C। ये तो ऑलरेडी पहले से है 2 पाई C, और 2 पाई L ये भी जो है मैं इस साइड ले आता हूं 2 पाई L। तो ये हुआ दोस्तों F स्क्वायर। और यदि इस साइड अपन देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 पाई गुणा पाई स्क्वायर L गुणा C, L C 1/, में है ये, तो 1/, में 4 पाई स्क्वायर L C। अब देखो दोस्तों, यदि अपन यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो ये जाएगा F इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 पाई स्क्वायर L C। इसके बाद देखो F इज इक्वल टू होगा 1 का वर्गमूल 1, उसके बाद में 4 का वर्गमूल, यदि अपन 4 को अपन बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा पाई। L और C है, इसका रूट ऐसा ही रह जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा LC। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ अपन को, इसे बोलते हैं अपन रेजोनेंट आवृत्ति। यहाँ पे FR जो है वो है रेजोनेंट आवृत्ति, FR जो है वो है रेजोनेंट आवृत्ति, रेजोनेंट, या फिर इसे अपन अनुनादी आवृत्ति भी बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक उतारो भी। अब देखो दोस्तों, रेजोनेंट आवृत्ति के बाद में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद में देखो, अपन देखेंगे कि सीरीज आरएलसी रेजोनेंट परिपथ का इंपीडेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन को पता है दोस्तों, आरएलसी श्रेणी परिपथ
हेतु आरएलसी श्रेणी परिपथ हेतु इम्पीडेंस क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, राइट। लेकिन अपन को पता है दोस्तों अनुनाद अवस्था में, परंतु अपन को पता है कि एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी। अनुनाद अवस्था का मीनिंग ही है एक्सएल बराबर एक्ससी। अनुनाद अवस्था मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्ससी अगर ये हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये होगा दोस्तों जेड बराबर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस जेड बराबर यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो केवल आर बचेगा, यानी कि इम्पीडेंस जो है वो परिपथ के सिर्फ प्रतिरोध के तुल्य हो जाएगा। इम्पीडेंस जो है परिपथ के प्रतिरोध के तुल्य हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। अतः दोस्तों देखो अपन कह सकते हैं कि अतः श्रेणी आरएलसी रेजोनेंस अवस्था, रेजोनेंस अवस्था में फर्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों, जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो परिपथ के प्रतिरोध के तुल्य हो जाएगी। परिपथ की प्रतिबाधा जो है वो प्रतिरोध के तुल्य होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है परिपथ की प्रतिबाधा या फिर अपन इसे इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। इम्पीडेंस केवल परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगा नहीं होगा। प्रतिबाधा जो है, प्रतिबाधा केवल परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगी, ठीक है। तो प्रतिबाधा जो है प्रतिरोध के बराबर होगी, यानी कि अपन बोल सकते हैं जेड बराबर क्या होगा, आर, राइट। सेकंड देखो दोस्तों, परिपथ का प्रतिरोध वो क्या है, प्रतिरोध क्या है, आर, और आर किसके बराबर है, जेड के बराबर। प्रतिरोध न्यूनतम, ये न्यूनतम ही तो बचेगा। सिर्फ परिपथ में क्या बच रहा है, आर बच रहा है, एक्सएल और एक्ससी क्या हो रहा है, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसी वजह से ये तो क्या हो गया, 0। रिएक्टेंस क्या हो गया, 0। सिर्फ क्या बचा परिपथ में, प्रतिरोध बचा, यानी कि प्रतिरोध क्या हुआ, न्यूनतम। परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम, अतः परिपथ की धारा क्या होगी दोस्तों, परिपथ की धारा अधिकतम होगी। अरे जब प्रतिरोधी न्यूनतम हो जाएगा तो परिपथ की धारा क्या होगी, अधिकतम, यानी कि प्रतिरोध तो दोस्तों कम होगा और धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, अतः धारा ज्यादा हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अब देखो दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और, कि इस ऐसी अवस्था में इस परिपथ का जो पावर फैक्टर है, ऐसी अवस्था में इस परिपथ का पावर फैक्टर वो क्या होगा। अब अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब प्रतिरोध होता है ना, जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध होता है तो ऐसे परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है, ऐसे परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है। अतः यहां पे क्या होगा, परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होगा। पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, पावर फैक्टर जो है cos फाई होता है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। पावर फैक्टर का मान कितना आएगा, इकाई। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि परिपथ में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध बचा। जब केवल प्रतिरोध बचेगा तो परिपथ का जो है वो पावर फैक्टर भी क्या होगा, इकाई होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है
जो श्रेणी RLC रेजोनेंस अवस्था से रिलेटेड है। इन्हीं पॉइंटों में से जो है काफी टाइम जो है इसका क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाता है डायरेक्टली, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग। यस, उतारो। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, जहां से कंपटीशन एग्जाम्स में सामान्यतः क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ठीक है, देखो श्रेणी RLC परिपथ हेतु, श्रेणी RLC परिपथ हेतु, यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस है जिनसे रिलेटेड जो है कंपटीशन एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है देखो दोस्तों, इसमें यदि XL बराबर XC हो तो, यदि दोस्तों XL बराबर XC हो तो अपन को पता है परिपथ कौन सा कहलाता है, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन हो गई है। कौन सी अवस्था? रेजोनेंस अवस्था। इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस अवस्था, रेजोनेंस अवस्था। अब इस रेजोनेंस अवस्था में हो तो पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर वो होगा इकाई पावर फैक्टर होगा। क्या होगा दोस्तों? इकाई पावर फैक्टर। सेकेंड कंडीशन देखो, यदि XL ग्रेटर देन है XC, इसका मतलब है दोस्तों कि XL बड़ा है XC से, जिधर बड़ा मुंह वो बड़ा, जिधर छोटा मुंह वो छोटा। तो XL बड़ा है XC से, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बड़ा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बड़ा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉमन सेंस यूज करो दोस्तों, कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। XL बड़ा है XC से, XL बड़ा है XC से, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव प्रभाव जो है वो ज्यादा है। अब अपन को पता है इंडक्टर में पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग। तो पावर फैक्टर भी क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? पावर फैक्टर जो है लैगिंग होगा, लैगिंग होता है। इसी प्रकार देखो दोस्तों, यदि मान लो सपोज दैट इस बार है कि यदि XC बड़ा है XL से, XC बड़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर लीडिंग होगा, लीडिंग, अग्रगामी, अग्रगामी लीडिंग होगा। इसे बोलते हैं पश्चगामी, पश्चगामी। यहां लैगिंग होगा और यहां लीडिंग होगा यदि XC बड़ा है XC से। तो इस प्रकार से तीनों अवस्थाएं हैं, यहां से जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ये तो अपन ने देखा रेजोनेंस अवस्था का, यदि XL बराबर XC हो जाए तो परिपथ में केवल प्रतिरोध बचता है, इस वजह से उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन अपन ने देखी कि XL बड़ा है XC से, तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। और यदि XC बड़ा है XL से, XC बड़ा है XL से, तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है, कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर का प्रभाव ज्यादा है, तो पावर फैक्टर भी क्या होगा? लीडिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।